पार्ट 5 मुझे मेरा मीठा चाहिए। उस न्यू कॉन्सेप्ट की किचन को देखकर अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पलटकर जश्न से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही वो समझ गई थी कि अब सच में ये बंदा जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं बोलेगा और उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अति ने एक एक करके सारे ड्रॉअर खोले और सामान इकट्ठा करने लगी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। 10 मिनट के अंदर ही उसने सारा सामान ढूंढ लिया था और अब गैस स्टोव के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले गैस चूल्हे को छूकर उन्हें प्रणाम किया तो जश्न ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बेअक्ल अलहद में इतनी अक्ल और समझदारी है, ये जानकर वो हैरान था। थोड़ी ही देर में पूरी किचन खुशबू से भर गई थी। अति एक कढ़ाई में बेसन लड्डू के लिए बेसन तैयार कर रही थी। बेसन पकाने के बाद उसने लड्डू बनाने के लिए सारा सामान एक बड़े से थाल में डाल लिया और जल्दी से उन्हें गोल गोल आकार देने के जैसे ही वो थोड़ा सा बेसन अपने हाथ में रखने लगी, जश्न ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। अति एकदम हैरान रह गई और हल्की सी नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। जश्न ने अपने दूसरे हाथ से अति की कलाई पकड़ी और उसके हाथ को उस चूड़ी के ऊपर रख दिया और फिर धीरे धीरे अपने निचले हाथ को गोल गोल हिलाने लगा। अति का हाथ अपने आप ही उसके हाथ के साथ हिलने लगा और वो पहला लड्डू बिल्कुल गोल गोल बन गया। जश्न उन दोनों के हाथों को देख रहा था तो अति सिर्फ जश्न को। एक के बाद एक कई लड्डू अब जश्न ने ही अति का हाथ अपने हाथों में लेकर बना दिए थे। इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है, अति जश्न को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, जश्न ने कहा तो अति एकदम से चौंक गई। वो जल्दी से जश्न से अलग हुई और अपनी गर्दन के आसपास छूकर देखने लगी कि आखिर वो माइक कहाँ फिट किया है जश्न ने। अगर चेक ही करना है तो सिर के आसपास करो, क्योंकि तुम तो सिर्फ सोच रही थी। उसके कहने पर अति जल्दी से अपने सिर के आसपास भी हाथ लगाकर देखने लगी और फिर उसकी बात समझ आने पर गुस्से से उसे देखने लगी। आप जानबूझकर तंग करते हैं ना मुझे, उसने चिढ़कर सवाल किया। मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ, उस प्यार से अगर तुम तंग हो रही हो तो ये तुम्हारी दिक्कत है, जश्न ने कहा और फिर किचन से बाहर आ गया। अति उसे जाते देखती रह गई। अगले ही उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। क्या सच में आप इतने अच्छे हैं? क्या सच में हमारी शादी आपके लिए इतनी मायने रखती है? क्या आप सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं? और शायद मैं भी। हाँ, थोड़े खड़ूस है, लेकिन बदले में इतना प्यार मिलेगा तो वो भी चलेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त रमा आंटी अंदर आई और बोली, जश्न बेटे ने मुझे खाना सर्व करवाने के लिए कहा है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए, इतनी देर में नाश्ता टेबल पर लग जाएगा। अंडस्को अपने कमरे में आई तो जश्न किसी से फोन पर बात कर रहा था, शायद किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी बात हो रही है। जी आप जितनी जल्दी हो जाए हो सके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, कल से ही अति कॉलेज जाना शुरू करेगी, जैसे ही जश्न ने कहा अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आई। उसने उसके फोन काटने का भी इंतजार नहीं किया और चाहते हुए बोली, सच में आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं? कोट जश्न ने भी बात करते करते अपनी दूसरी बांह उसकी कमर पर लपेटकर उसे अपने साथ लगा लिया और उसकी गाल से गाल रगड़ने लगा। जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना, क्या बार बार ये गाल पर गाल रखते रखते हैं आप? आपकी मूछें चुभती है मुझे। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे घूर कर देखा। मतलब हल्का हल्का चुभती है, अति थोड़ा डर कर बोली। ठीक है, आप बस मेरी बात का ध्यान रखिएगा, जश्न ने फोन पर कहा और फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद जश्न अति को यूं ही अपनी बाहों में लपेटे हुए बेड तक लेकर आया और फिर खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अति शर्म से डूब रही थी जिससे उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। जश्न ने उसके चेहरे को पकड़ा और फिर उसके गाल पर अपने गाल रगड़ते हुए बोला, माना तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन इन मूंछों से भी कोई कम नहीं। ये तो सारी उम्र ऐसी ही रहेंगी और तुम्हें चुभती रहेगी। उसकी बात सुन अति मुस्कुराए और उसकी मूंछों को गोल गोल घुमाकर ताव देते हुए बोली, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? झूठ की हमारे बीच कोई जगह ही नहीं, जश्न ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत कुछ था अनकहा अनसुना, बस आंखों के जरिए वो बातें एक दूसरे को समझा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। एक मेड ने आकर दरवाजा नॉक किया तो अति अलग होने लगी, लेकिन जश्न ने उसे दूर नहीं होने दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए, जहां पर रागिनी, मनीषा और हर्ष तीनों पहले ही अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अति भी जश्न के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। रमा आंटी ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। मनीषा और रागिनी दोनों ही अति को बीच बीच में घूर रही थी।
अति भी जब जब उनकी नजरें खुद पर महसूस करती तो जश्न की तरफ देखने लगती और फिर जब जश्न की प्यार भरी नजरें खुद कर पाती तो सारी चिंता दूर हो जाती। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रमा आंटी ने बेसन के लड्डू लाकर टेबल पर रखे और फिर सबकी प्लेट में सर्व किया। आज आपकी बहू ने पहली रसोई की रस्म में ये बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे लगे आपको। जश्न ने कहा तो रागिनी ने झूठा मुस्कुराते हुए वो लड्डू उठाया, लेकिन अंदर से तो उनका मन कर रहा था कि इस लड्डू में जहर भरे और अति को ही खिला दे। मन मारकर ही सही उन्होंने वो पूरा लड्डू खाया और वहां से उठने लगी, लेकिन जश्न ने उन्हें रोका और बोला, क्या बात माँ, लगता है आप इस घर के रीति रिवाज भूल गए। कोट मतलब? रागिनी जी ने हैरानी से पूछा। नेक, अति को पहली रसोई का नेक देना तो आप भूल ही गई। जश्न ने कहा तो रागिनी जी अति की तरफ आई और अपने हाथों की सोने की चूड़ियां उतारकर उसे कहना आने लगी, लेकिन जश्न ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, मेरी बीवी इतनी सस्ती और साधारण चीजों का शौक नहीं रखती। इतना कहकर उसने रमा आंटी को इशारा किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स लाकर उसके आगे बढ़ा दिया। उस ज्वेलरी बॉक्स को देखकर रागिनी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। मनीषा भी आंखें बड़ी कर उस बॉक्स को देख रही थी। उसे वह लड्डू अपने गले में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। वो ज्वेलरी बॉक्स जश्न की असली मां स्नेहा जी का था, जो कि उनका खानदानी हार था। इस हार पर तो उन दोनों की नजरें कब से थी। रागिनी जो को याद आया कि नियति की पहली रसोई पर रागिनी जी ने खुद जश्न को उसे ये हार देने के लिए कहा था, लेकिन तब जश्न ने ये कहा था कि नियति के लिए महंगी चीजें मायने नहीं रखती, उसे सिर्फ सिंपल चीजें पसंद है, और अब वो खुद अति को ये हार दे रहा था। अति तो हैरानी से कभी जश्न और कभी रागिनी जी को देख रही थी और कभी उस ज्वेलरी बॉक्स को। उनके खुले हुए मुंह देखकर जश्न मुस्कुराया और बोला, सोच क्या रही है माँ, आप ही पहनाइए ना अपनी बहू को। कोट उसके कहने पर रागिनी जी ने बेमन से वो हार अति को पहनाया और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। मनीषा और हर्ष भी नाश्ता खत्म कर वहां से चले गए। जश्न मुस्कुराते हुए उन्हें इस तरह जाते देख रहा था। आपने तो मीठा खाया ही नहीं। उनके जाने के बाद अति ने जश्न से पूछा तो जश्न ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये मीठा तो मैं खा लूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे मेरा मीठा चाहिए। कहते हुए उसने अपने होंठों पर अपनी जीभ फिराई तो अति की सांसें फिर से रुकने लगी। टेंशन मत लो, यहाँ नहीं कमरे में। उसका उड़ा हुआ रंग देखकर जश्न ने कहा और फिर एक लड्डू उठाकर उसे आधे से ज्यादा एक ही बार में खाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अति ने पहले उसे देखा और फिर थाल में रखे लड्डुओं को और फिर अपने होंठों को अपने दांतों तले दबा लिया। आगे जारी है। दे दिया जी दे दिया, दूसरा पार्ट भी दे दिया, अब तीसरे पार्ट की मत कहना। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जश्न अपने कमरे में आया और अति का इंतजार करने लगा। अति अभी भी नीचे ही थी। जश्न के एक्सप्रेशन और उसकी बातें अति को कमरे में आने ही नहीं दे रहे थे। मुझे मेरा मीठा चाहिए कहते हुए जैसे जश्न ने वो बेसन का लड्डू खाया था, कहीं ऐसे ही अब वो अति को ना खाने लगे। ... वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले जब जश्न ने अति को किस की थी, आधा घंटा उसे छोड़ा नहीं था। सांसें अटकती तो उसे अपने मुंह से सांसें देने लगता, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं होने देता था। इसके साथ ही जश्न की थोड़ी देर पहले कही बात सुहागरात में अभी वक्त है अति को परेशान कर रही थी। कहीं जश्न ने अब उसके साथ कुछ किया तो। वैसे भी कुछ करने से पहले ना तो वो सोचता है और ना ही बताता है, सीधा होश ही उड़ाता है। उसे डर भी लग रहा था और मन में गुदगुदी और चेहरे पर शर्म की लाली भी छा रही थी। बेचैनी से धड़कते दिल के साथ वो अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हुए जश्न पर गई। अब तक तो वो सिंपल टी शर्ट लोअर में था, लेकिन अब उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, शायद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो अंदर आई और चुपचाप कमरे के सामान समेटने लगी, लेकिन उसकी चोर नजरें बार बार जश्न पर ही ठहर रही थी। जश्न भी आईने से उसे ही देख रहा था। उसे जश्न से पूछना था कि वो तैयार होकर कहाँ जा रहा है, लेकिन कहीं उसे मीठे वाली बात याद ना आ जाए, इसलिए अति पहले उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। पर जब काफी देर तक उसने कोई बात नहीं की तो उसने ही शुरुआत की और बोली, आप कहीं जा रहे हैं? कोट नहीं, कपड़े पहन कर देख रहा हूँ, कहीं अलमारी में रखे रखे छोटे तो नहीं हो गए। अति ने उसकी बात सुनकर घूर कर उसे देखा और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्या बिगड़ जाता इस बंदे का अगर सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे देते तो। ऑफिस जा रहे हैं क्या आप? उसने फिर से पूछा। बिना जवाब मिले चैन कहाँ आता था उसे भी। नहीं, सर्कस में जा रहा हूँ। वहां के मालिक ने बंदरों को छुट्टी दे दी है, अब उनकी जगह मैं सर्कस दिखाऊंगा।
अति को उसका जवाब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो उसके करीब आई और हाथ बांधते हुए बोली, आप मुझे कभी ढंग से जवाब देंगे भी या नहीं, या मैं सवाल करना ही छोड़ दूं? जिस दिन ढंग से सवाल पूछोगी उस दिन जवाब भी मिलेगा। कोट। और ढंग से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अति ने आंखें हल्की सी बड़ी करते हुए पूछा तो जश्न ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया, वो भी एक पतंग की तरह उसके पास खिंचती चली आई। अति की नजरें जश्न के चेहरे पर थी। जश्न ने भी उसे देखते हुए उसके हाथ अपने गले में हार की तरह बांध दिए और फिर बिल्कुल उसके करीब होकर बोला, अब पूछो बेबी डॉल जो पूछना है। कोट। अति की धड़कनें एक बार फिर बगावत पर उतर आई थी। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। वापस कब आएंगे आप? उसके सवाल पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। अगर तुम कहो तो जाऊं ही ना। कोट। जाइए पर जल्दी आइएगा, अति ने कहा और अपनी नजर झुका ली। जश्न भी मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और फिर अपना लैपटॉप बैग देखने लगा। उसने बैग उठाया और कमरे से बाहर आने लगा, लेकिन फिर वापस अति की तरफ पलटा और उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बीवी तुम सिर्फ मेरे सामने ही नहीं हो, मुझ पर, इस कमरे पर, इस घर पर तुम्हारा हक सबसे ज्यादा है। कोई भी तुमसे बदतमीजी करे तो उसका जवाब उसी के तरीके में देने से पीछे मत हटना। हर पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन कभी ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। कुछ भी करना, बस मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना। अति उसकी बात सुनती रही। क्या सच में जश्न उसकी किस्मत में है? क्या सच में जश्न का प्यार अब हमेशा उसे यूं ही मिलेगा? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जश्न फिर से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन एक बार फिर पलटा और इस बार उसके होंठों को हल्के से चूमते हुए बोला, मन तो बहुत है मीठा खाने का, लेकिन फिर थोड़ा खाकर रुका नहीं जाता, इसलिए अब छोड़ रहा हूं, लेकिन रात को नहीं छोड़ूंगा, ना ही मीठे को और ना ही तुम्हें। उसकी बात सुन अति अपनी सांसें काबू करती रह गई और जश्न मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसे जाते देख मनीषा जल्दी से अति के दरवाजा बंद करने से पहले ही उनके कमरे में आई और घूरते हुए अति को देखने लगी। अति भी हैरानी और परेशानी से उसे ही देख रही थी। वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मनीषा उसे देखते हुए ताली बजाने लगी और ताली बजाते हुए ही उसके पास आई और बोली, मैं तो तुम्हें भोली भाली बच्ची समझती थी, लेकिन तुम तो शातिर खिलाड़ी निकली। अति को उसका इस तरह से बोलना और बर्ताव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने टोका और बोली, प्लीज आपको जो भी कहना है जब जश्न जी आ जाएंगे तब कहिएगा, अभी आप प्लीज इस कमरे से बाहर जाइए। वाह, सुबह तो तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही थी और अब जश्न जी से शादी होते ही इतना एटीट्यूड आ गया कि मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही हो। भूलो मत, ये घर तुमसे पहले मेरा है। मनीषा चिल्लाते हुए बोली, मैंने कब मना किया कि ये घर आपका नहीं है, लेकिन ये कमरा जश्न जी का है और अब मैं उनकी बीवी हूँ तो ये कमरा मेरा भी हुआ, बस इसीलिए आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। देखो देखो कितनी लंबी जुबान चलती है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे मांग भर देने से तुम जश्न जी की बीवी बन गई? अरे तुम जैसी ना जाने कितनी उनकी जिंदगी में आई और चली गई, पर तुम कौन सा शरीफ हो, आज तक ना जाने कितने ही मर्दों के नीचे सोई होगी, और अब मेरे सामने जश्न जी की बीवी बनकर सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें वो एक कोठे से लेकर आए हैं जहां लड़कियां कुछ पैसों के लिए ना जाने कितने ही मर्दों के साथ हमबिस्तर होती हैं, पर तुमने तो एक ही दिन में इतना बड़ा हाथ मार लिया कि अब पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसकी बातें अति को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही उसे मनीषा और रागिनी ने बार बार अपमानित किया था। सुबह भी मनीषा ने उसे इतना कुछ सुनाया था, लेकिन तब जश्न ने उन्हें जवाब दे दिया था, लेकिन अब उसके पास जश्न भी नहीं था। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? अब दो ना जवाब। अरे तुम कहाँ से जवाब दोगी? तुम तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो। औकात ही क्या है तुम्हारी मेरे सामने कुछ बोलने की? कुछ भी नहीं हो तुम सिवाय एक वेश्या के, और वेश्या सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती है, किसी की बीवी बनने के लायक नहीं होती। और जब जश्न जी को ये बात समझ आएगी तब वो खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर अति को रोना भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा भी। उसे अचानक से जश्न की बात याद आई और उसने मनीषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया।
मनीषा उससे उम्र में लगभग 4 to 5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी अति किसी तरह खींचते हुए उसे बाहर दरवाजे तक ले ही आई और फिर खुद दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, आपकी बड़ी उम्र का लिहाज कर लिया आज मैंने, लेकिन आगे से नहीं करूंगी। पहले मैं सोचती थी जश्न जी ने इस कमरे का ताला इस तरह से क्यों लगवाया, लेकिन अब समझ आई कि शायद आपकी बदतमीजियों का इलाज ये ताला ही है। आइंदा से कभी मेरे कमरे में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना खींचकर नहीं धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। आगे जारी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? मनीषा अति को घूरते हुई बोली। अति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, ठीक वैसे ही जैसी तुम्हारी हिम्मत हुई अंदर आने की। कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं आ गई तुम में? क्या करूं शादी जो अकड़ की दुकान से हुई है? अति ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। हर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाता था, हर कोई उसे गंदी नजरों से देखता और गंदे ताने देता, लेकिन उसका क्या कसूर था? यही कि उसने अपने भाई पर आंख बंद करके विश्वास किया। अपने माँ बाप के जाने के बाद उसे ही अपना सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी जब उसने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया तो झुकने की जगह उसने उन दरिंदों का सामना किया और खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। इतनी मार भी खाई, अपनी जान तक देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद आज पूरी तरह से उसका अस्तित्व ही मिट जाता अगर जश्न उसे वक्त रहते ना बचाता। वो यूं ही रोते रोते बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न जो अपने फोन में अपने ही कमरे की लाइव फुटेज देख रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और साथ ही साथ गुस्सा और दर्द भी था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। इस वक्त उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक से उन्होंने जो भी कहा उसे सुनकर सामने फोन पर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने मुझसे जो भी कहा है मैं उसे मान लूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता और आइंदा मुझे अपनी बातों में लाने की कोशिश मत करिएगा और ना ही मुझे फोन करिएगा। मैं जानती थी मुझे तुमसे यही जवाब मिलेगा, इसलिए कुछ तस्वीरें भेजी है तुम्हें, उन्हें देख लेना और उसके बाद तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। इतना कहकर उन्होंने खुद ही फोन काट दिया। अपने फोन पर रागिनी जी द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। अचानक से गाना बजा तो फोन रोती हुई अति ने अपनी आंखें खोली और नजरें जल्दी से इधर उधर दौड़ा दी। उसे लगा शायद जश्न आ गया, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखे फोन पर गया जो बज रहा था। उसने जल्दी से जाकर वो फोन उठाया, क्योंकि वो फोन वही फोन था जो जश्न ने उसे दिया था। उसे जश्न को फोन रिसीव करते हुए देखा था, इसलिए उसने जल्दी से फोन रिसीव कर कान से लगाया। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? जश्न की आवाज फोन पर सुनकर अति की आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। अगर वो उसके साथ होता तो उसे संभाल भी लेता और सबके मुंह भी बंद कर देता, इसलिए उसे उसकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। बोलोगी तो आवाज से जान जाऊंगा कि रो रही हो, लेकिन यूं चुप रहोगी तो भी पता तो चल ही जाएगा, जश्न ने दोबारा कहा। उसकी बात सुनकर अब अति से चुप नहीं रहा गया और वो रोते हुए ही बोली, आप कब आओगे? जितना वक्त तुम्हें अपने आंसू साफ कर, अपना हुलिया ठीक करने में लगेगा। जश्न ने कहा तो अति खुश भी हुई और हैरान भी। वो घर आ रहा है ये जानकर वो खुश थी, और इतनी जल्दी आ रहा है ये जानकर हैरान। वो बिना फोन काटे ही जल्दी से आईने की तरफ गई और अपनी आंखों में से आंसू साफ कर अपने चेहरे को ठीक करने लगी। अपने फोन पर उसकी हरकतें देख रहा जश्न मुस्कुरा रहा था। उसकी गाड़ी वापस शेखावत मेंशन में आई तो वो जल्दी से अपने कमरे में आया। आईने के सामने खड़ी अति अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर पाउट बना रही थी। अचानक ही उसकी नजर सामने रखे आई मास्क पर गई, जिसे लगाकर जश्न ने पहले दिन उसके सारे जख्मों पर दवाई लगाई थी। उसने ऐसे ही वो मास्क उठाया और एकदम जश्न की एक्टिंग करते हुए बोली, अपने कपड़े उतारो। सुना नहीं तुमने? क्या कहा मैंने? अपने कपड़े उतारो। और यूं ही एटीट्यूड के साथ बोलते बोलते उसने वो आई मास्क अपनी आंखों पर लगा लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने मास्क के आर पार सब कुछ साफ देखा तो वो भले ही ब्लैक कलर का था, लेकिन उसमें दिखाई सब कुछ साफ साफ दे रहा था। दरवाजे पर खड़ा जश्न अब तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन देखकर उसे जोर से हंसी आ गई। अति ने घूरकर उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप और कितने झूठे हैं। आपने ये पट्टी लगाकर कुछ भी ना देखने का ढोंग किया, लेकिन आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत गंदे हैं आप।
जश्न ने अपने सीने पर चलते उसके हाथों को पकड़ा और फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ बेबी डॉल, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। जो मैंने थोड़ी देर बाद देखना ही है और वो मैंने थोड़े दिन पहले ही देख लिया। उसकी बात सुन अति सहम गई। उसने बेचारगी से जश्न को देखा और बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ। कहाँ आप कहाँ मैं। ऐसा कैसे कर सकता हूँ का क्या मतलब? और तुम्हें देखने से उम्र का क्या लेना देना? कोट मतलब आप मेरे साथ वो कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत छोटी हूँ। कोट वो मतलब जो आपने सुबह कहा था, और कहते वक्त उसके चेहरे पर नर्वसनेस भी थी और एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी जो उसके गालों को गुलाबी कर रही थी। सुबह का तो मुझे याद नहीं बेबी डॉल, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें देखने का कहा है और मुझे नहीं लगता देखने में कुछ गलत बात है। जश्न ने अनजान बनते हुए कहा, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? अब मेरे देखने में भी तुम्हें परेशानी होने लगी। बताओ, अब एक पति अपनी पत्नी को ना देखे तो और किसको देखे? जश्न ने जिस तरह से कहा, अति की धड़कनें एक बार फिर से तेज चलने लगी। उसने खुद को जश्न की पकड़ से छुड़वाया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके गाल किसी अंगारे की तरह दहक रहे थे, बाहर से बिल्कुल लाल और अंदर से एकदम तपे हुए। वैसे तुम जो सोच रही हो वो भी होगा, जश्न ने मुस्कुराकर कहा तो अति ने एक बार फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा। पर अभी नहीं, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास, अभी फिलहाल तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जश्न ने आगे कहा तो अति ने राहत की सांस ली। उसने अति को साड़ी निकालकर दी तो अति एक बार फिर हैरानी और परेशानी से उसे देखने लगी। आगे जारी है दूसरा पार्ट आप लोगों के कमेंट पर। जश्न ने अलमारी में से अति के लिए साड़ी निकाली और उसे पहनकर तैयार होने के लिए कहा, लेकिन अति हैरानी और परेशानी से कभी साड़ी को देखती तो कभी जश्न को। साड़ी पहनना जरूरी है क्या? अति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ना पहनने की वजह बताओ, फिर डिसाइड करूंगा जरूरी है या नहीं। उसने उसके चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन अति सिवाय अपना सिर पीटने के और कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तो बस फिर हो गया डिसाइड। अति ने राहत की सांस ली, लेकिन जश्न की आगे की बात सुनकर उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अब तो तुम ये साड़ी जरूर पहनोगी। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं आता, फिक्र मत करो, धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगा, जश्न ने एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा तो अति ने उसे घूरते हुए लेकिन हल्का सा मुस्कुरा कर देखा। वो अति के करीब हुआ तो अति खुद में ही सिमटने लगी। वो जल्दी से बोली, आप रुकिए, मैं बाथरूम में जाकर कोशिश करती हूँ। शायद बंद जाए। जिस काम की कोई गारंटी ही नहीं उसे करना भी क्यों? वैसे भी मैं समय बर्बाद नहीं करता। अब तो तुम्हें ये साड़ी मैं ही पहनाऊंगा, जश्न ने कहा और उसे एक झटके में पलट दिया। मैं वो अटकते हुए बोली और इतने में ही चर्र की आवाज के साथ जश्न ने उसके सूट की जिप को पीछे से खोल दिया। क्या तुम जश्न भले ही रुक रुक कर बोला, लेकिन उसकी वो मदहोशी भरी आवाज और उसकी वो गर्म सांसें दोनों ही अति संभाल नहीं पाई और पलटकर जश्न के सीने से लग गई। आपके सामने तो बोलना भी गुनाह है, प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान कहाँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, जश्न ने मासूम बनते हुए कहा। अगले ही पल अति ने महसूस किया कि जश्न का हाथ उसकी जिप से अंदर होते हुए उसकी पीठ पर चल रहा है तो उसके होंठ कांपने लगे। एक तो जश्न का उसके इतने करीब होना और ऊपर से इस तरह उसको टच करना बेहद जानलेवा था। उसकी सांसें भी गर्म होने लगी थी। आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी अपने आप पहन लूंगी ये साड़ी, अति ने मुश्किल से कहा। हमारे पास वक्त की कमी बिल्कुल नहीं, पूरे आराम से पहनाऊंगा अब तो तुम्हें मैं ये साड़ी, कहते हुए जश्न ने उसके ऊपर कपड़े निकाल दिए। अभी तो आपने कहा आप वक्त बर्बाद नहीं करते, अति ने कहा और अगले ही पल जश्न ने एक बार फिर उसे पलट दिया और उसकी गर्दन पर पीछे से अपने होंठ रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो खुद को बर्बाद कर दूं, वक्त क्या चीज है। उसका जवाब सुन और उसके होंठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर पाकर अति सिहर उठी और उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने पलटना चाहा लेकिन जश्न ने उसे पलटने नहीं दिया और यूं ही अपने हाथ उसकी कमर से ले जाते हुए उसके पेट पर रख दिए तो अति की सांसें बेकाबू होने लगी। हमें देर हो जाएगी, प्लीज तैयार होने दीजिए। कोट तैयार ही कर रहा हूँ, जश्न ने कहा और एकदम से उसके सामने साड़ी का ब्लाउज कर दिया और उसे पहना भी दिया।
ब्लाउज की हुक बंद करने के लिए जश्न ने उंगलियों की जगह अपने होंठों का इस्तेमाल किया तो अति को ऐसे लगा जैसे अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। जश्न की गर्म सांसें जब जब उसे छूती थी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके साथ जो होता था वो बहुत अलग था, जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। जश्न यूं ही अपने होंठों को सरकाते हुए उसके पेट तक ले आया और उसके पेट को चूमने लगा। ऐसे मत कीजिए ना, कुछ कुछ होता है, अति ने मुश्किल से कहा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, अभी तो बहुत कुछ होगा। और ये बात अति ने तब महसूस की जब उसके निचले कपड़े भी उतर गए। वो जल्दी से नीचे से खुद को ढकने लगी। अगर मैं देखना चाहूं तो तुम रोक भी नहीं पाओगी बेबी डॉल। डॉट डॉट लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूं। तुम्हें हर तरह से देखने का हक है मेरा, लेकिन ये हक तब ही लूंगा जब तुम खुद दोगी। जश्न ने कहा तो अति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी बातों की गहराई और नजरों की तपिश दोनों ही बहुत ज्यादा थी। जश्न नीचे से उठा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारे तन से पहले तुम्हारे मन पर अपना हक पाना है। जिस दिन तुम खुद को हर हालत में मेरे सामने सहज महसूस करो, मुझे बस उस दिन का इंतजार रहेगा। उसने बिना नीचे देखते ही उसे पेटीकोट बांधकर साड़ी पहनानी शुरू कर दी। अति उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखें नम हो रही थी। सुबह से मनीषा की बातें उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसका ये कहना कि जश्न की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई, और उसके साथ भी अब यही होगा, उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। लेकिन अब उसे सुकून सा मिल गया था। जश्न की करीबी हमेशा उसे शांत कर देती थी। उसका प्यार उसे उसकी आंखों में दिखाई देता था, जिसे देखने में बात किसी और की बातें मायने ही नहीं रखती थी। साड़ी बंध चुकी थी। जश्न उससे थोड़ा अलग हुआ और उसे देखने लगा। अति जश्न के मुकाबले बहुत पतली थी, लेकिन साड़ी में उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आईने में अति ने खुद को देखा। उसके चेहरे में बेशकीमती मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल आईने में से उसकी नजर पीछे दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई, जिसमें उस लड़की ने भी साड़ी पहन रखी थी। उसे देखते ही उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका दिल बैठने लगा। वो जश्न की तरफ पलटकर उसे गौर से देखने लगी। जश्न मुस्कुराकर उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो उसके करीब हुआ और बोला, क्या हुआ? आपने साड़ी बांधना कहाँ से सीखा? अति के सवाल पर वो थोड़ा हैरान हुआ। ये छोड़ो बेबी डॉल, अब जवाब ये है कि तुम्हें साड़ी अब से मैं ही पहनाऊंगा। क्या उन्हें भी आप ऐसे ही प्यार से साड़ी पहनाते थे? अति ने उन तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा। उसके दिल में हुक सी उठ रही थी। मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और मैंने किसके साथ कब क्या किया है इससे ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी। जश्न ने हल्के गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में नमी आ गई और वो बोली, फिर तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कल को आपकी जगह कोई और मुझे यूं साड़ी पहनाए। उसका ये कहना और जश्न एक बार फिर से गुस्से से कांपने लगा। उसने अति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया और उसे बेहद गुस्से से देखने लगा। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जारी है। जश्न ने अति को दीवार के साथ लगा रखा था और बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारे करीब आना तो दूर, तुम्हें यूं देखने का हक भी किसी और को नहीं। और अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें यूं छुआ भी तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। जश्न ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अति नम आंखों से भी हल्की सी मुस्कुराए और बोली, आपने मुझ पर तो अपना हक जता दिया, लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं? कौन है ये जो तस्वीरों में आपके साथ है? क्या आप उन्हें भी ऐसे ही प्यार करते थे और क्या आज भी आप उन्हें चाहते हैं? जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, क्या कभी इस पर उनका भी हक रहा है? जैसे जैसे अति बोल रही थी, जश्न के चेहरे की नसें उभरती जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अति अभी आगे भी कुछ बोलने को हुई, लेकिन बीच में ही उसे रोकते हुए जश्न ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बेहद गुस्से से उन्हें चूमने लगा। इस बार प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा था, जो अति भी महसूस कर रही थी। उसके होंठ दर्द करने लगे थे और हल्के हल्के फटने भी लगे थे। 2 to 3 मिनट बाद ही जश्न उससे अलग हुआ और एक बार फिर उसे नाराजगी से देखने लगा। अति भी उसे गुस्से और नाराजगी से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यूं ही गुस्से से देखते हुए जश्न कमरे से बाहर चला गया और जाते जाते दरवाजा बंद कर गया। उसके इस रवैया से अति को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसका दिल अभी अभी खुशियों से झूम रहा था कि एक बार फिर से टूट गया था। वो यूं ही दीवार से लगे हुए नीचे जमीन पर बैठ गई और फफक कर रो पड़ी।
कोई प्यार नहीं करते आप मुझसे। अगर करते तो यूं दर्द नहीं देते। इस कमरे में लगी हर तस्वीर में आपकी और इस लड़की दोनों की मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप इनके साथ कितने खुश थे। और ये आपके साथ। और इस खुशी का कारण मुझे तो सिर्फ प्यार ही लग रहा है जो आप दोनों के बीच था, और जो शायद हमारे बीच कभी नहीं हो सकता, उसने रोते हुए उन तस्वीरों को देखकर कहा। जश्न कमरे से बाहर निकला तो घर से बाहर आने से पहले उसकी टक्कर मनीषा से हो गई। जश्न जी, आप इस वक्त यहाँ? उसने पहले जश्न को और फिर जश्न के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। जो बंदा रात को भी घर नहीं आता था अब दिन में भी घर के चक्कर काट रहा था, इस पर वो हैरान और परेशान दोनों थी। आगे कुछ और कहती उससे पहले ही एक जोरदार तमाचा जश्न उसके गाल पर जड़ दिया। मनीषा को तो समझ ही नहीं आई आखिर अब उसने क्या गलती की, लेकिन अगले ही पल उसे सब समझ आ गया जब जश्न ने कहा, आज के बाद मेरे कमरे में जाने की और मेरी बीवी को कुछ कहने की हिम्मत मत कर देना। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि मनीषा की चीख भी निकल गई और वो जाकर फर्श पर गिर गई। उसके गाल पर जश्न की 5 उंगलियां किसी मोहर की तरह छप चुकी थी। वो यूं ही जश्न को देखते रह गई और जश्न घर से बाहर चला गया। ऊपर से ये सब रागिनी जी देख रही थी और उनका चेहरा भी परेशानियों से भरा हुआ था। शांत समुद्र में एक बार फिर से लहरों ने उफान लाना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि ये लहरें तूफान लेकर आए, इन्हें हमेशा के लिए शांत करना होगा और इन्हें शांत सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। उन्होंने मन ही मन कहा। दोपहर से शाम हो चुकी थी और जश्न अभी तक वापस नहीं आया था। अति औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी थी। आंखों से गिर रहे आंसू तकिए से कई सवाल करते और फिर जवाबों की तरह उन्हीं में समा जाते। उसकी आंखों के आगे उसके और जश्न के साथ में बिताए लम्हे चल रहे थे। उसका उसे कालिंदी के कोठे से बचाकर लाना, फिर बच्चों की तरह उसका ध्यान रखना, कुछ भी कहने या करने से पहले कुछ भी सोचना समझना नहीं, मनीषा और रागिनी के सामने उसका साथ देना, उसके साथ बढ़ती करीबी और वो पल जिनमें उसने उसे कुछ अलग से ही एहसास दिए थे, अब उसे सब झूठ लग रहा था। जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह जबरदस्ती कर गुस्सा जताकर उसका चला जाना अति को और भी ज्यादा दुख दे रहा था। एक तरफ उसका दिल जश्न के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था। वहां जश्न एक अंधेर से भरे कमरे में था और उसके हाथ में थी एक सिगरेट जिसमें से उड़ता धुआं बता रहा था कि उसका मन भी उस सिगरेट की तरह ही सुलग रहा है। बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शायद तुम्हारे बिना जी भी ना पाऊं। उसके कानों में उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी और उसके तुरंत बाद ही एक लड़की की हंसी गूंजने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उतर आया और उसने वो जलती हुई सिगरेट अपने ही हाथों में मसल दी। एक गहरी सांस लेकर वो उस कमरे से बाहर आया। ये शायद उसका फार्म हाउस था। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी उसके सामने लेकर आया। जश्न गाड़ी में बैठ गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। अति से मिलने से पहले जश्न अपना ज्यादातर समय यहीं बिताता था और यहाँ से सीधा कोठे पर जाता था, इसलिए वो ड्राइवर अभी असमंजस में था कि गाड़ी कोठे के रास्ते लेकर जाए या घर। वो 1 मिनट तो यूं ही इंतजार करता रहा। उसके बाद उसने हिम्मत कर पूछ लिया, सर वो एरिया की तरफ जाना है या शेखावत मेंशन? बाहर निकलो, जश्न ने गुस्से से कहा और खुद भी बाहर निकल गया। एक खींचकर थप्पड़ जश्न ने उस ड्राइवर के गाल पर दिया और बोला, आज के बाद नाम मत ले देना उस जगह का, बेवकूफ इंसान, और उसे दूसरी तरफ धक्का देकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वही अति कब से जश्न का इंतजार कर रही थी, लेकिन शाम से रात भी हो गई पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। अब उसे मनीषा और रागिनी जी की बातें भी सच लग रही थी। उसके मन में रह रहकर एक ही सवाल आ रहा था, कहीं जश्न आज फिर से उसी जगह वापस तो नहीं चला गया, कहीं इस वक्त वो किसी और के साथ तो नहीं होगा। और साथ ही सामने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर उसके मन में एक टीस सी उठ जाती। हारकर उसने कमरे की लाइट बंद की और वापस बिस्तर पर आकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बेशक बंद हो गई थी, लेकिन आंसू बंद नहीं हुए थे। आगे जारी है। कहानी में जल्द ही एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए साथ बने रहें। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी कहानी। कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है। अब आगे सुनिए। रोते रोते अति सो चुकी थी। उसके सोने के बाद जश्न कमरे में आया। उसने लाइट्स ऑन नहीं की, बस नाइट बल्ब की रोशनी में ही दरवाजा बंद कर बेड तक आया। उस लाल रंग की रोशनी में अति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसके गालों पर छपे आंसुओं के निशान भी। जश्न ने तकिए को हाथ लगाया तो वो भी उसकी आंसुओं से पूरा गिला था।
मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन जिन बातों का जिक्र तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ दे वो मेरे होठों पर ना ही आए तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता मैं उन सब पलों को एक बार फिर से याद करूं जिन्हें मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे उन सवालों का जवाब तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगा। उसने अति की तरफ देखते हुए कहा और फिर खड़े होकर अपने कपड़े निकालने शुरू किए। अब वो सिर्फ एक अंडरवियर में था। उसकी वो सेक्सी बॉडी पर पड़ती लाल रंग की रोशनी उसे और भी ज्यादा सेक्सी बना रही थी। उसने अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा और फिर दोनों को कंबल से ढक लिया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, इसलिए वो यूं ही अति को निहारता रहा और जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाती तो उसे कभी गालों पर तो कभी गर्दन पर चूम लेता। अति नींद में कसमसा रही थी, लेकिन जश्न उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कस लेता तो वो शांत हो जाती। रात को देर से सोने पर जश्न उस वक्त गहरी नींद में था जब अति की आंख खुली। खुद को जश्न की बाहों में बात कर पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसे कल की सारी बातें याद आई तो उसकी आंखें नम हो गई। जश्न का उसे यूं छोड़कर चले जाना उसे अभी तक बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, लेकिन अभी भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे अलग हो जाए। वो यूं ही उसके सीने से लगे लेटी रही और उसे देखती रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर नहीं। आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इस शादी को मानते हैं, खुद पर मुझे अपना हक भी सौंपते हैं, लेकिन जब मैंने एक सवाल किया तो आपने उसका जवाब भी नहीं दिया और मुझे यूं अकेला छोड़कर चले गए। आपके बारे में जो सुना है उस पर यकीन करने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन जब आप मुझसे दूर चले गए थे तो बस एक यही डर था कि कहीं आप उस जगह पर तो नहीं गए होंगे। मैं नहीं जानती ये कैसे एहसास है, क्योंकि मैं इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, पर इतना जरूर समझने लगी हूँ कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। आपके पास होने से मुझे अच्छा महसूस होता है और आपकी नाराजगी और गुस्सा दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते हैं, पर आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि क्या सच में आपको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है या नहीं। और अगर सच में ऐसा हुआ कि आपको मेरे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ नाराजगी नहीं, मैं आपसे दूर भी हो जाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, बिल्कुल भी नहीं, उसने रोकर कहा और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही जश्न पर अपनी बाहें कस दी। जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के दूर जाने के डर से उसे कसकर पकड़ लेता है। जश्न ने जब अपनी आंखें खोली तो अति उसकी बाहों में ही थी, क्योंकि वो खुद को उससे दूर कर ही नहीं पा रही थी। गुड मॉर्निंग माई बेबी डॉल, जश्न ने कहा और उसके माथे को चूम लिया। वो बच्चों की तरह उसकी बाहों में समाई हुई थी। जश्न उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब अति ने अपनी लाल आंखें खोली तो उसकी मुस्कुराहट चली गई। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अति उससे अलग हुई और करवट लेकर लेट गई। नाराज हो मेरी बेबी डॉल, जश्न ने कहा और सरक कर उसके करीब आया। उसने एक बार फिर अपनी बाहें पीछे से उसके पेट पर लपेट दी और अपना मुंह उसके कंधे के पास ले आया। वो उसके गाल से गाल रगड़ने लगा और बोला, सॉरी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन गुस्सा था मैं, प्लीज मान जाओ। अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने पेट से हटा दिया। बेबी डॉल प्लीज मेरी तरफ देखो, जश्न ने कहा, लेकिन अति ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। शादी की पहली सुबह और बीवी नाराज हो तो अच्छा नहीं लगता। देखो ना मेरी तरफ, प्लीज। उसकी बात सुनकर भी अति चुप रही। छोड़ दो ना गुस्सा, वरना इस बार जबरदस्ती की जिम्मेदार तुम होगी। क्योंकि मुझे मनाने का और कोई तरीका नहीं आता, जश्न बोला तो अति इस बार उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे जो जश्न को बहुत ज्यादा बुरा फील करवा रहे थे। वो उसके आंसू साफ करने लगा, लेकिन अति ने उसके हाथ को रोका और बोली, क्या आप उन्हें भी यूं ही जबरदस्ती मनाते थे? क्या उनका नाराज होना भी आपको यूं ही बुरा लगता था? क्या उनकी नाराजगी से आपको फर्क पड़ता था? क्या आप उनसे भी इतना ही प्यार करते थे, और अगर हाँ तो फिर मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है ना। उसके सवाल सुनकर जश्न का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। तुम क्यों हमारे बीच किसी और की बातें ला रही हो? मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता था क्या नहीं, ये तुम्हें क्यों जानना है? जश्न हल्के गुस्से में और नाराजगी से बोला। अति के आंसू और ज्यादा तेज हो गए, लेकिन फिर भी वो सामने लगी तस्वीरों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मुझे लगता है बीच में शायद मैं आ गई हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि ये कौन है और इनका आपके साथ क्या रिश्ता है और अब ये कहाँ पर है, तब तक मैं आपके साथ अपने रिश्ते के बारे में कैसे सोच लूं।
और ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब मत कीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि क्या अगर मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई और होता तो आपको फर्क नहीं पड़ता? अगर मेरा पति कोई और होता, मैं किसी और की पत्नी होती, मेरी शादी किसी और से हुई होती। अति कह रही थी कि जश्न गुस्से में उसे देखते हुए कांप रहा था और अचानक से उसने अति पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ ज्यादा जोर से नहीं था, लेकिन अति के लिए वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट थी। अभी तो उसने प्यार के एहसासों को सही से जाना भी नहीं था और जश्न का दिया ये थप्पड़ उन सारे एहसासों पर चोट दे गया। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे सुनिए। जश्न ने अति को थप्पड़ मारा तो अति के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। इतना प्यार देने के बाद जब कोई आपको यूं दर्द दे तो सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अति इस वक्त उसी दर्द से गुजर रही थी। वो रोते हुए जश्न को ही देख रही थी कि जश्न ने एकदम से उसे पकड़ा और बेड पर लिटा दिया और फिर खुद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जुबान पर तो दूर तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आई कि तुम किसी और की हो सकती हो तो अच्छा नहीं होगा। प्यार करने लगा हूँ तुमसे और जानता हूँ कि तुम भी चाहने लगी हो मुझे। शादी भी हो चुकी है हमारी और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। कहते वक्त जश्न का चेहरे गुस्से से तमतमा रहा था। उसका जुनून उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अति के आंसू अभी भी बह रहे थे। इन तस्वीरों में कौन है कौन नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर होता तो तुम्हें जरूर बताता। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इन तस्वीरों में चाहे जो भी हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। उसने अब थोड़ा प्यार से कहा और अति के गालों से अपने गाल रगड़ते हुए उसके आंसू साफ किए। अति ने अपना चेहरा फेरना चाहा, लेकिन जश्न ने उसकी नाक पर अपना नाक रख दिया। माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जानता हूँ जो गलती मैंने किया है वो माफी के लायक तो नहीं, पर जो दर्द तुम्हें दिया है कोशिश करूंगा अपने प्यार से उसे काम कर सकूं। कोट। ना ही अब मुझे आपसे कोई जवाब चाहिए और ना ही आपका प्यार, अति ने कहा और अब अपना चेहरा फेर ही लिया। उसके इस गुस्से पर भी जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं तो चाहिए हूं ना, कुछ भी नहीं चाहिए। अति ने चेहरा फेरे ही जवाब दिया। उसकी गुस्से से हुई लाल नाक एक बार फिर से जश्न को पागल कर रही थी। उसने उसकी नाक को चूमा और बोला, आज शादी के बाद हमारा पहला दिन है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गुस्से से नहीं शर्म से लाल होना चाहिए? ये नाक की जगह तुम्हारे गाल लाल होने चाहिए। दूर होइए मुझसे। अति ने उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जश्न को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। कोट। क्या करेंगे आप मुझे मनाने के लिए? अति ने सवाल किया। बहुत सारा प्यार, जश्न ने जवाब दिया और अति की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए अति की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू किया। वो उसकी गर्दन को लगातार चूम रहा था। कभी उसकी कॉलरबोन पर चूमता तो कभी क्लीवेज की तरफ आता। अति को गुदगुदी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बहुत मुश्किल से वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रही थी, पर कोई सांसों पर अपना अख्तियार कैसे रखे जो कभी बढ़ती तो कभी घटती। जश्न ने उसके चेहरे को देखा जिसमें अभी भी बहुत सारा गुस्सा झलक रहा था। उसने उसके होंठों को हल्के से चूमा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद पर काबू रख सकती हो? चाहूं तो कभी भी तुम्हारा ये संयम तोड़ सकता हूँ, मजबूर कर सकता हूँ तुम्हें खुद को प्यार करने के लिए। लेकिन मेरी बेबी डॉल, वो फिर प्यार नहीं सिर्फ हवस होगी और तुम्हारा ये अकड़ की दुकान तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे जिस्म को नहीं। जैसे ही जश्न ने कहा, अति ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा। गुस्सा एक तरफ, लेकिन वो हैरान इस बात से थी कि जिस बात का जिक्र उसके आसपास भी नहीं हुआ वो उस बात को कैसे जानता है। जश्न ने उसे यूं देख हल्की सी आंख मारी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, लेट्स हैव अ शावर टुगेदर बेबी डॉल। अति ने उसकी गोद से छूटना चाहा, लेकिन कहाँ वो पहाड़ और कहाँ वो खुद एक चूहिया। बस हाथ पैर मारकर रह गई। जश्न उसे बाथरूम में ले आया और बाथटब में लिटा दिया। वो खड़ी होती उससे पहले जश्न खुद भी बाथटब में आया और पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। साथ ही दोनों के ऊपर पानी चलना शुरू हो गया। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए अति एकदम से कांप गई और उसी वक्त जश्न ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका आग सा तपता हुआ सीना ठंडे पानी में भी अति को गर्माहट दे रहा था। जश्न खुद तो सिर्फ इनरवियर में था और अब उसने अति के कपड़े उतारने भी शुरू कर दिए थे। वो जैसे जैसे अति के जिस्म से उसके कपड़े अलग कर रहा था, अति सहर रही थी, लेकिन आज उसने खुद पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था।
कुछ तो था अति के दिमाग में। वो बस जश्न को देख रही थी, ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। बस जो जश्न करना चाहता था उसे वो करने दे रही थी, लेकिन ये सब जो जश्न कर रहा था उसके लिए वो सब सहना भी बहुत मुश्किल था। जश्न की हरकतें, उसका बदन इस तरह का था कि कोई भी अपना काबू खो दे, लेकिन अति के गुस्से का पारा आज उससे भी ज्यादा था। जश्न ने उसे नहलाया और टॉवल में लपेटकर बाहर ले आया। उसने अति के लिए और खुद के लिए कपड़े निकाले और आज फिर उसने जानबूझकर अति के लिए साड़ी निकाली, लेकिन अति ने जल्दी से वो साड़ी उठाकर वापस अलमारी में रख दी और एक जंपसूट निकाल लिया। जश्न ने उसके लिए हर तरह के कपड़े मंगवाए थे। उसने वो जंपसूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। जश्न मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वैसे भी वो छोटी सी बच्ची लगती थी, लेकिन जंपसूट में तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी। आज तुम्हें कॉलेज जाना है, जश्न ने कहा, लेकिन अति ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उसे कोई जवाब दिया। अति ने सामने रखी सिंदूर की डिब्बी की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। किस हक से लगाए वो ये सिंदूर? जब तक वो जश्न के अतीत के बारे में ना जान ले तब तक उसके साथ अपना भविष्य कैसे सोच ले? उसने अपनी मांग नहीं भरी, लेकिन जश्न ने जब ये चीज नोटिस की तो वो उसके करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी नाराजगी और गुस्सा दोनों चलेगा, दोनों अपनी सर आंखों पर रखूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में इस शादी को ना मानने या तोड़ने जैसा ख्याल भी आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा जश्न जश्न सिंह शेखावत से बहुत अलग है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा जश्न सिंह शेखावत से रूबरू होने की है तो उसमें फिर तुम्हारा जश्न भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने गुस्से से कहा और चुटकी में सिंदूर लेकर उसकी मांग में सजा दिया। आगे जारी है। अति ने एक नजर आईने में से अपनी भरी हुई मांग को देखा और फिर जश्न को देखती रही। जश्न भी उसे देख रहा था। वो वहां से जाने लगा तो अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर खुद उसके करीब होकर बोली, क्या नाम लिया था आपने मेरा? ओम। अति जश्न सिंह शेखावत। जब आप जश्न सिंह शेखावत होने का इतना दम भरते हैं तो मेरा नाम तो पहले ही अति है। अति मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और जब इसके साथ आपका नाम जुड़ेगा तो ये हदें कहाँ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। जश्न उसकी बात सुनकर उसे देखता ही रह गया। उसकी मासूमियत और हल्का गुस्सा तो वो रोज ही देखता था, लेकिन आज तो उसका गुस्सा कहर ढा रहा था। उसकी छोटी सी मासूम बिल्ली एक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उसने उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हदें तो बहुत टूटेंगी बेबी डॉल, बस तुम मत टूटना। दोनों की आंखें इस वक्त जिद और जुनून से भरी हुई थी। अचानक से जश्न ने अति को अपनी गोद में उठाया और नीचे जाने के लिए कमरे से बाहर निकला। रागिनी जी नीचे हाल में ही बैठी थी और उनके साथ साथ ही मनीषा और हर्ष भी। जश्न के कमरे का दरवाजा खुलते ही तीनों की नजर ही ऊपर की तरफ गई तो जश्न को युवती को गोद में उठाते लाते देख तीनों की आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले कि ये अपनी गोद में इस लड़की की जगह इन दोनों के बच्चों को भी उठा कर लाए, तुम्हें आना पड़ेगा, रागिनी जी ने कहा और दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनीषा तो गुस्से से अति और जश्न को देख रही थी। उसी वक्त हर्ष ने उसे घूरा तो उसने अपनी नजरें इधर उधर मटकानी शुरू कर दी। अति जश्न के चेहरे को देख रही थी। उसने अपनी बाहें अच्छे से जश्न की गर्दन पर लपेट रखी थी। क्यों नहीं समझते आप कि आपका अतीत जानना मेरे लिए कितना जरूरी है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। अब तो मैं सब कुछ पता लगाकर ही रहूंगी, वो अपने मन में ही बोल रही थी। बात की बातें बाद में सोचना, पहले अच्छे से नाश्ता फिनिश करो और कॉलेज जाओ, जश्न ने कहा तो वो एकदम से हड़बड़ा गई। हर बार ये शख्स उसके मन की बातें जान लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताता नहीं है। दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे तो जश्न ने अति को अपनी गोद में से उतारा और चेयर पर बैठने के लिए कहा। तब तक बाकी लोग भी डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए और नौकरों ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद जश्न ने अति को कॉलेज के बारे में सब समझा दिया। अति चाहती थी कि जश्न उसके साथ जाए, लेकिन जश्न को कोई जरूरी काम था, इसलिए वो उसे ड्राइवर के साथ भेज रहा था। मैं अपना बैग और फोन तो कमरे में ही भूल गई, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ, अति ने कहा और जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई। उम्मीद है जो कुछ सोचा है सब उसी के हिसाब से हो, जश्न ने उसे जाते देख मन ही मन कहा। अपने कमरे में आकर जल्दी से अति ने अपना बैग और फोन उठाया। जश्न ने उसे थोड़ा बहुत फोन चलाना सिखा दिया था। वो हमेशा से कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसकी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी थी और अब जब जश्न ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया तो वो सच में बहुत खुश थी।
वैसे हैं तो आप अकड़ की दुकान, लेकिन थोड़े थोड़े प्यारे भी हैं। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और कमरे से बाहर आई। भले ही जश्न के साथ उसकी नाराजगी चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। सामने एक लड़की जश्न के गले से लगकर खड़ी थी। उसका चेहरा अति की तरफ था, इसलिए अति उसे अच्छे से पहचान सकती थी। जश्न की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसने भी अपनी बाहें उस लड़की की पीठ पर रख रखी थी। अति का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा और आंखें नम होने लगी। पूरा शरीर पत्थर होता जा रहा था। ना ही अब से कदम आगे बढ़ाया जा रहा था और ना ही अपनी जगह से हिला जा रहा था। वो यूं ही बुत बने उन दोनों को गले लगे हुए देख रही थी। कांच नहीं, दिल था वो जो उसके अंदर टूट रहा था, लेकिन दर्द कांच चुभने से भी ज्यादा हो रहा था। बहुत याद आती थी हमें आपकी। आप सोच भी नहीं सकते आपके बिना हम किस तरह जी रहे थे। हमें तो लगता था कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस भगवान ने हमारे प्यार को बचा लिया। हमें नई जिंदगी दे दी ताकि हम फिर से अपनी जान, अपनी जिंदगी के पास लौट जाए। हम जानते थे कि आप भी हमारे बिना अधूरे होंगे, अपनी जिंदगी जीना छोड़कर बस काट रहे होंगे, पर अब हम आपके पास वापस आ गए हैं। उस लड़की ने रोते हुए कहा और जश्न से अलग होकर उसके चेहरे को चूमने लगी। घर के बाकी सब लोग और सर्वेंट भी उन दोनों को ही देख रहे थे। अब नौकरों ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मेरे पास वापस जरूर आओगी, जश्न ने कहा और उस लड़की नियति को फिर से गले लगा लिया। नियति फिर से अलग हुई और रोते हुए मुस्कुरा कर बोली, अब तो मैं आपके पास वापस आ गई हूँ ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमारी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहेगी। जश्न उसके आंसू साफ करने लगा और एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी प्रेम कहानी तो कभी अधूरी रह ही नहीं सकती, इसे तो हर हाल में पूरा होना ही होगा। नियति ने बाकी सब घर वालों की तरफ देखा और उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुराए। अभी तक उसने अति की तरफ नहीं देखा था। रागिनी जी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें पता था तुम वापस जरूर आओगी, आखिर हमारे जश्न का प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। तुम उसकी बीवी हो और तुम ही उसकी जीवन संगिनी हो, तो तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली और तुम्हें सुरक्षित हमारे पास वापस भेज दिया। बस अब तुम दोनों हमेशा खुश रहो और तुम्हारे बीच कभी कोई नहीं आए। उन्होंने हल्का सा अति की तरफ देखकर कहा, जो अपने आंसू पूछ रही थी। उनकी नजरों का पीछा कर नियति ने भी अति की तरफ देखा। वो उसे पहचान नहीं पाई, इसलिए उसे प्रश्नसूचक नजरों से देखने लगी। ये लड़की कौन है? उसने जश्न की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन उसका जवाब देने से पहले ही रागिनी जी बोली, कोई नहीं, बस एक काम वाली। ये अति है और इस घर की सदस्य ही है। उनकी बात बीच में काटते हुए जश्न बोला। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अति की नजरों में हैरानी के साथ साथ नाराजगी भी थी। आगे जारी है। आज एक ही पार्ट आएगा, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा मेहरबान हो जाए तो शाम तक दूसरा पार्ट भी पोस्ट हो सकता है, यह आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। अब आगे सुनिए। जश्न का अति को सिर्फ इस घर की सदस्य कहना अति को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो चुप रही। नियति अभी भी उसे सवालिया नजरों से ही देख रही थी। उसकी नजरों को भांपकर जश्न ने नियति को उसके कंधों से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने वक्त तक कहाँ थी और आज अचानक यहाँ कैसे? उसके ऐसे सवाल पूछने से नियति थोड़ा परेशान हुई और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने सामने सही सलामत देखकर खुश नहीं है जो इस तरह सवाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जश्न ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। उसका उसके यूं करीब होना और उसकी फिक्र जताना अति को बहुत ज्यादा बुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने को आतुर हो रहे थे, जिन्हें उसने बहुत मुश्किल से रोक रखा था। मैं जानती हूँ आपकी जगह कोई भी होता तो यूं ही सवाल करता, आखिर कौन सा पति बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी यूं ही महीनों तक गायब रहे। ... और फिर अचानक से उसके सामने आ जाए। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठने तो लाजमी है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उस रात जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी खाई में गिर गई थी। उस पल मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया से विदा हो रही हूँ, आपसे दूर हो रही हूँ, लेकिन शायद आपके प्यार में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे आपसे दूर होने से रोक लिया। मेरी गाड़ी खाई में गिरी और पूरी तरह से जल गई, लेकिन मैं वहां से काफी दूर गिरी जहां पर कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्होंने मुझे घायल अवस्था में देखा तो इलाज करने के लिए अपनी झोपड़ी में ले गए। मैं बेहोश थी और मुझे बहुत सारी चोटें आई थी।
उन लोगों ने मेरा वहीं पर इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी इलाज करने के बाद भी मैं होश में नहीं आई। वो लोग रहने के लिए बार बार जगह बदलते रहते थे, इसलिए वो लोग मुझे भी अपने साथ ही वहां से ले गए, शायद इसीलिए आप मुझे ढूंढ नहीं पाए। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ढूंढने के लिए आपने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया होगा, उसने कहा और जश्न के गले लग गई। जश्न ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और फिर उसे खुद से अलग करके बोला, जमीन आसमान एक नहीं, खुद को ही मिट्टी में मिला दिया था तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर नियति रोने लगी और फिर से उसके सीने से लगकर बोली, बस इसी प्यार के कारण ही आज सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। इलाज के बाद मैं होश में आ तो गई, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी, और अब जब महीनों बाद मेरी याददाश्त वापस आई तो सबसे पहले मैंने आपको ही पुकारा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। अब मैं आपसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए जल्द से जल्द आपके पास आ गई। मैं उन लोगों को भी अपने साथ लाई हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई, उसने कहा और दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नजरों का पीछा कर बाकी सब ने भी वहां देखा तो वहां पर 2-3 लोग खड़े थे जिनकी हालत काफी खस्ता दिखाई दे रही थी। जश्न ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, शुक्रिया मेरी बीवी का इतना साथ देने के लिए। आप लोगों के लिए तो जितना किया जाए उतना कम है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ देना चाहूंगा। कहते हुए ही उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर रमा आंटी के हाथों में दी, जो उन्होंने उन लोगों को जाकर दे दी। उन लोगों ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन फिर वो पैसे रख लिए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नियति एक बार फिर से जश्न के करीब आई और उसके गले लगकर बोली, अब मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बस आपके करीब रहना चाहती हूँ। मैं ही जानती हूँ इतना वक्त मैंने आपके बिना कैसे बिताया है। आप भी मेरे बिना मेरे लिए यूं ही तड़पे होंगे। तुम्हारी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद आराम से साथ में समय बिताएंगे। जश्न ने फिर से उसके कंधों को पकड़कर कहा। अति का दिल उन दोनों को देखकर पल पल टूट रहा था। उन दोनों को यूं देखकर अब उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने हल्के से अपने आंसू साफ किए और ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन जश्न की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कॉलेज जाना है और पहले ही तुम काफी लेट हो चुकी हो, चलो बाहर, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अति का तो मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाए, लेकिन शायद अब उसे अपने मन की करने की भी इजाजत नहीं है, इसलिए आंखों में ढेर सारे सवाल और नाराजगी लिए वो बाहर की तरफ चली गई। आपने बताया नहीं कि ये लड़की यहाँ इस घर में क्यों है? और ये तो हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, नियति ने जश्न की तरफ देखते हुए पूछा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, अभी अभी तो तुमने कहा था कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तो सवाल जवाब के लिए तो बहुत वक्त है हमारे पास, फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं, रागिनी ने नियति का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन नियति ने उनसे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, मैं अपने जश्न जी के साथ हमारे कमरे में जाऊंगी, उस कमरे में जहां हमने अपनी दुनिया सजाई थी। जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ जरूर, वो दुनिया भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों कमरे की तरफ बढ़े। अति जो अभी लौटकर वापस आई थी अपना बैग लेने के लिए, जो वही गिर गया था। बैग क्या, अति ने खुद को गिरने से बहुत मुश्किल से बचाया था जब उसने नियति को जश्न की बाहों में देखा था, और अब उन्हें इस तरह अपने कमरे में जाते देख जो दर्द उसके दिल को हुआ था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रोते हुए जल्दी से वो बैग उठाया और बाहर की तरफ भाग गई। जश्न जो पीछे मुड़कर उसकी तरफ ही देख रहा था, उसे यूं रोते देख उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, लेकिन उसी वक्त नियति ने उसका चेहरा खींचकर अपनी तरफ किया और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएगी, क्या आप मुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और नियति को अपनी गोद में उठा लिया। रागिनी उन दोनों को जाते देख किसी शैतान की तरह मुस्कुरा रही थी, और उसकी ये मुस्कुराहट मनीषा को चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दिनों में उसके साथ जो किया वो उस वजह से उनसे बहुत गुस्सा थी। दोनों कमरे में पहुंचे तो कमरे को लगभग पहले जैसा देख और अपनी तस्वीरें दीवार पर यूं ही लगे देख नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई। जश्न ने उसे गोद से नीचे उतारा तो वो एक बार फिर से जश्न के सीने से लग गई और बोली, मैं जानती थी आप अभी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, आप अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते होंगे जितना पहले करते थे। शुक्रिया मुझे इतना चाहने के लिए। पहले जितना क्यों, अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ गई है, बस इंतजार है उस पल का जब इन एहसासों से मैं तुम्हें रूबरू करवा सकूं। जश्न ने कहा तो नियति शर्माते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल वो अलमारी की तरफ बढ़ी।
उसे अलमारी की तरफ जाते देख जश्न के चेहरे पर हल्की परेशानी झलकने लगी, क्योंकि अब अलमारी में अति का भी सामान था। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे सुनिए। नियति ने जैसे ही अलमारी खोली, सामने रखे अति के कपड़े देखकर वो हैरान रह गई। वो सवालिया नजरों से उन कपड़ों और बाकी सब सामान को देखती रही, लेकिन तभी जश्न आगे बढ़ा और बोला, ये सब सामान अति का है, मैंने मंगवाया था तो सर्वेंट मेरे ही कमरे में ले आया, इसलिए मैंने यहीं रखवा दिया। थोड़ी देर में दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दूंगा। पर ये सब सामान तो काफी कीमती लग रहा है और ये ज्वेलरी तो आपके शोरूम की एक्सक्लूसिव ज्वेलरी लग रही है, नियति ने कहा तो जश्न ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसे देखा। माँ, मेरा मतलब है, और ये सब काफी नया और कीमती लग रहा है, पर अगर आप किसी को ये सब दे रहे हैं तो आपकी मर्जी। कोट, सही कहा तुमने, मेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। खैर तुम इन सब को छोड़ो, जश्न ने कहा और नियति को लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। तुम्हें नहीं लगता हम काफी दिन बाद मिले हैं तो हमें थोड़ा वक्त साथ में बिताना चाहिए? ये सब चीजें तो बाद में भी देख लोगी तुम। कहते हुए वो नियति के काफी करीब हो गया तो नियति एक झटके से थोड़ी दूर हुई और बोली, हाँ पर मुझे लगता है पहले मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कहते हुए जश्न ने एक बार फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वो उसे चूमने को हुआ, लेकिन उसी वक्त नियति ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मैं थोड़ी देर सो जाऊं। कोट, उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और उससे अलग होकर उस पर कंबल उड़ाकर सारी लाइट ऑफ कर कमरे से बाहर आ गया। अंडरस्को, अति घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही उसकी गाड़ी शेखावत मेंशन से निकली, उसके पीछे पीछे ही 2 to 3 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स से भरी हुई और निकली, लेकिन अति ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखों से तो आंसू ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक मैं यहाँ थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस शादी पर यकीन था, लेकिन मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ऐसे मांग भर देने से कोई आपका पति नहीं बन सकता, और वो भी तब जब उसकी पहली पत्नी ही उसके साथ हो। इस शादी का तो पहले ही कोई मतलब नहीं था, और अब नियति जी के आ जाने से तो ये पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसे में अब मेरे यहाँ रहना का भी कोई मतलब नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा रिश्ता तो वैसे भी एक बाजार से शुरू हुआ था, और बाजारों चीजें कहाँ टिकती है, उसने रोते हुए खुद से ही कहा, और फिर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे सख्त ऑर्डर है कि गाड़ी बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए, ये गाड़ी सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही जाएगी। ड्राइवर की बात सुनकर अति खींच गई और बोली, ऐसे कैसे ये गाड़ी नहीं रुकेगी, मुझे अभी इसी वक्त नीचे उतारिए, मुझे किसी कॉलेज नहीं जाना, मुझे जहाँ जाना है मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज मैडम जिद मत कीजिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। अगर मैंने आपकी बात मानी तो जश्न साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, ड्राइवर ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर उसकी बातें अति को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो जानती थी कि नियति जश्न की पहली बीवी है, इसलिए जश्न पर सिर्फ उसी का हक है, लेकिन फिर भी ये बात उसे उसका काबू खोने में मजबूर कर रही थी। जश्न का उसे गले लगाना, उसके करीब होना, उसे यूं कमरे में लेकर जाना बार बार किसी फिल्म की भांति उसके दिमाग में चल रहा था। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर उसने पीछे बैठे ही गाड़ी की हैंडब्रेक एकदम से खींच दी तो गाड़ी झटके से रुक गई। ड्राइवर जब तक कुछ समझता उससे पहले ही अति फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकल गई, और गाड़ी से बाहर निकलते ही वो जल्दी से पीछे की तरफ भागी। अति जिस गाड़ी में बैठी थी उसे रुकते देख सारे बॉडीगार्ड्स वाली गाड़ी भी एकदम से रुक गई, लेकिन वो सब थोड़ी दूरी पर थी और अति अनजाने में उन्हीं गाड़ियों की तरफ भाग रही थी। इतनी सारी गाड़ियों को एकदम से रुकते देख, और वो सारी गाड़ियां एक जैसी ही थी, इसलिए अति को शक सा होने लगा। उसकी हालत इस वक्त आगे कुआ पीछे खाई वाली हो गई थी, लेकिन उस तरफ बहुत से लोग हो सकते हैं, इसलिए अति ने वापस पीछे की तरफ भागना बेहतर समझा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसने देखा कि एक काफी तेज स्पीड में गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही है। वो ना ही साइड हट पाई और ना ही पीछे की तरफ, और एकदम से वो गाड़ी बिल्कुल उसके कदमों के पास आकर रुकी तो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो, और वो गाड़ी हवा को चीरती हुई उसे अपने साथ ही ले उड़ेगी। बेबी डॉल। जब उसने ये शब्द सुने तो सहमते हुए और तेजी से सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली। उसके बिल्कुल सामने जश्न खड़ा था। इस वक्त वो इतना ज्यादा डर गई थी कि ये भी भूल गई थी कि वो तो यहाँ से और उसी से दूर भागने की कोशिश कर रही है। वो बिना कुछ सोचे और एक पल गंवाए जश्न के सीने से जा लगी।
उसकी तेजी से धड़कती हुई धड़कनों ने जश्न के सीने में भी शोर मचाना शुरू कर दिया। काम डाउन बेबी डॉल, जश्न ने फिर से कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि अति धीरे धीरे सुबक रही है। उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे थोड़ी देर पहले जो भी हुआ और उस वक्त का अति का रोना याद आ गया। तेज हवा अति के चेहरे को छू रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। छोटी छोटी सी आंखें जो बड़े बड़े मोती जैसे आंसुओं से भरी हुई थी, उन्हें राहत देने के लिए उन पर जश्न ने अपने होंठ रख दिए। अति ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया और रोने लगी। दूर हो जाइए ना मुझसे, क्यों आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने दे रहे? मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो रोते हुए जश्न को अपने करीब खींचकर कह रही थी। नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें खुद से दूर, जश्न ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। क्यों नहीं जाने दे सकते? अब तो आपकी बीवी भी वापस आ गई है, तो अब तो हमारी शादी का कोई मतलब ही नहीं। या सच में आप मुझे अपनी रखेल, वो सुबकते हुए कह रही थी, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटकर जश्न ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। उनके आसपास बॉडीगार्ड का घेरा था, लेकिन सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। जश्न ने जब उसे चूमना शुरू किया तो हल्के गुस्से से किया, लेकिन फिर अगले ही पल वो उसे सॉफ्टली स्मूच कर रहा था। धीरे धीरे अपने होंठों से उसके होंठों को सहला रहा था। अति ने उसे पहले तो खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर खुद को ही नहीं रोक पाई और कब उसका सुबह वाला फ्रस्ट्रेशन उसकी इस किस में निकलना शुरू हुआ उसे पता ही नहीं चला। वो खुद पूरी तरह से वाइल्ड होकर जश्न को किस किए जा रही थी। उसकी जीभ को उसके होंठों को हल्का हल्का काट रही थी। जब सांसें उखड़ने लगी तो जश्न ने धीरे से अपने होठों को उसके होठों से रिहा करवाया। अति के होंठ तो लाल हो ही चुके थे, इस बार जश्न के होंठ लाल रंग को भी पीछे छोड़ रहे थे। अति को अब जाकर महसूस हुआ कि वो इतनी देर से क्या किए जा रही थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ से वहां से जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, लेकिन वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अभी प्लीज कॉलेज जाओ, जब घर पर आओगी तब बात करेंगे। अति अभी भी नाराजगी से उसे देख रही थी, लेकिन फिर उसने अपना हाथ छुड़वाया और उसी गाड़ी में जाकर बैठ गई जिस गाड़ी में वो घर से निकली थी। जश्न भी हल्का सा मुस्कुराया और फिर उस ड्राइवर को इशारा कर अपनी गाड़ी में बैठ गया। आगे जारी है। आज इस कहानी का एक ही पार्ट आएगा। उम्मीद है आप लोगों के कमेंट्स में कोई कमी नहीं आएगी, बाकी आप सबकी मर्जी। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।